नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पोर्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड में मूल निवास को लेकर 24 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन हो रहा है और उसको लेकर क्या तैयारियां हो रही है उसको लेकर हम बात करेंगे मोहित टीमरी से। वो इस पूरे प्रोग्राम के संयोजक है। ये लड़ाई जो है अपने हक की है, अपने भविष्य की है, जो उत्तराखंड के युवा हैं वो लड़ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया मूल निवास को लेकर जो है एक जद्दोजहद चल रही है। मोहित टीमरी हमारे साथ है। क्या कुछ तैयारियां जो है आप लोगों की चल रही है? क्या ये महारैली सरकार के खिलाफ जाने वाली है? क्योंकि सरकार से एक लंबा समय से जो है ये मांग की जा रही है मूल निवास को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जनता का आंदोलन है, जनता इसे लड़ रही है, जनता इसका नेतृत्व कर रही है और 24 दिसंबर को पूरे उत्तराखंड के हर हिस्से से, हर गांव से हज़ार लोग इस महारैली में शामिल होने आ रहे हैं। और जो हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें आ रही हैं, युवा आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी आ रहे हैं। तो एक तरह की नई क्रांति इस प्रदेश में 24 दिसंबर से शुरू होने जा रही है मूल निवास को लेकर, क्योंकि हमने एक आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की है, मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन। इस आंदोलन को 24 दिसंबर के बाद पूरे उत्तराखंड के हर हिस्से में हम फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो मुख्य मांग है मूल निवास 1950, हम ये चाहते हैं कि सरकार मूल निवास 1950 को इस प्रदेश में लागू करे, क्योंकि मूल निवास न होने से हमारे संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है, हमारा रोज़गार छीना जा रहा है, हमारे नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमें अपने ही घर में दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ यहाँ मार पिटाई हो रही है, तमाम जो बाहर से गुंडे बदमाश आ गए हैं हमारे लोगों के साथ तमाम तरह की घटनाएं कर रहे हैं, अनैतिक कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था भी एक तरह से चौपट हो गई इस प्रदेश में जब से बाहरी बदमाशियाँ आ गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमें अपने प्रदेश का अस्तित्व बचाना है, अपने लोगों का अस्तित्व बचाना है, अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है, अपने स्वाभिमान को बचाना है, तो हमें मूल निवास की लड़ाई को हर हाल में लड़ना होगा और इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम ये संदेश भी देना चाहते हैं, चाहे कितनी ही कोशिशें सरकार कर ले, कितनी ही साजिशें कर ले, कितने ही षड्यंत्र क्यों ना हो इस आंदोलन को फेल करने के लिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ये आंदोलन अब थमेगा नहीं। मूल निवास 1950 का आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अच्छा, जब ये पूरी रैली का जो आयोजन की बात सामने आई तो सरकार ने कल ही आनन फानन में एक आदेश जारी कर दिया है। वो क्या आदेश है? क्या उस आदेश से आप जो है बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सरकार ने जो एक शासनादेश जारी किया है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए किया है। एक तरह से जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो कि हम मूल निवास को लेकर बहुत ही संजीदा हैं और हमने ये आदेश जारी कर दिया और आप आंदोलन में शामिल ना होइए, इस तरह का सरकार ने मैसेज दिया है। और आज हम देख रहे हैं कि तमाम उनके जो सोशल मीडिया में है, सरकार की तरफ से यशोगान गाया जा रहा है सरकार का कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, तमाम मीडिया में उनके बारे में खबरें चल रही। लेकिन जनता हमारी बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमें हर बार की तरह इस बार भी सरकार झुंझुना थमा रही है। इसके जनता इस बार उनके बहकावे में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जनता ने मन बना दिया कि हमें 24 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में पहुंचना है और मूल निवास स्वाभिमान महारैली को लेकर जो एक आह्वान किया गया है उसमें हमें शामिल होना है। और एक बात आपसे अहम कहना चाहूँगा कि सरकार की ओर से हमें वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हमने स्पष्ट किया है 24 दिसंबर को महारैली हो रही है, अभी हम उससे पहले सरकार से वार्ता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमारे साथ का कोई भी सरकार से वार्ता नहीं करेगा, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। 24 दिसंबर के बाद हमारी जो समन्वय संघर्ष समिति बनी हुई है, हम लोग बैठेंगे, आपस में निर्णय लेंगे आगे क्या डिसीजन होना है। आम जनता जैसा चाहेगी हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस मूवमेंट को पूरे प्रदेश में हम फैलाएँगे, ये हमने तय किया है। गणरत्न कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह नेगी ने भी इस महारैली को सपोर्ट किया है और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रुसुन टोडरिया। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सरकार ने जो है आदेश जारी किए हैं, क्या इससे जो है रैली प्रभावित होने वाली है? क्या आम जन मानस पर इसका कोई असर होने वाला है? देखिए, ये बिल्कुल भी रैली इससे प्रभावित नहीं होगी। जनता को पता है कि उन्हें 22 सालों से झुंझुना ही मिल रहा है और मूल निवास और बुकानून में कोई सरकार ने अभी तक स्पष्ट स्टैंड नहीं दिया गया है। तमाम तरह से विभिन्न संगठनों के लोग, जनता, मातृशक्ति, छात्र शक्ति, युवा सब आ रहे हैं, 24 तारीख को परेड ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जहाँ तक बात इस शासन आदेश की रही, वो एक बहुत बड़ा जनता के बीच भ्रम पैदा करने की स्थिति थी और उसमें वो कोशिश में उत्तराखंड की सरकार कामयाब नहीं हो पाई। लगातार हमें समर्थन मिल रहा है क्योंकि
जब मूल निवासियों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को इस राज्य में स्थायी निवासी बना दिया गया है और उस स्थायी निवास के विरोध में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ रही है। जो मैं खुद व्यक्तिगत तौर में बता रहा हूँ कि अगर मैं इस राज्य में, मैंने 2012 में स्थायी निवास बनाया गया था, मेरी तो पीढ़ियाँ खप गई इस हिमालय में, खून पसीने से मेरे पूर्वजों ने इस हिमालय को सींचा और आज मैं तो राज्य आंदोलनकारी, मेरे तो पिताजी माताजी मेरे तो घर में सब राज्य आंदोलन में रहे और मुझे इस राज्य में स्थायी निवासी बना दिया गया है। तो मैं आज अगर शासन आदेश जो कल जारी हुआ था उत्तराखंड सरकार का, तो क्या उत्तराखंड सरकार बताए कि आज से क्या मूल निवास प्रमाण पत्र बनने लगे हैं? क्या 3rd और 4th क्लास में मूल निवासी जो उत्तराखंड के युवा है, क्या उनको पहली प्राथमिकता मिल रही है नौकरियों में या स्वरोजगार में? तो ये साफ साफ जुनूना है। उत्तराखंड की सरकार का हमेशा से कैरेक्टर यही रहा है कि जनता को गुमराह किया जाए, भरमाया जाए। जो मूल निवास की व्यवस्था ख़त्म करी गई है, ये साफ साफ एक सुनियोजित साजिश थी उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ, ताकि उनको उनके राज्य में अल्पसंख्यक बनाया जाए और उसके बाद इस राज्य की जो खुर्द-बुर्द करने की जो पूरी प्लानिंग है, इस राज्य के संसाधनों पर जो कब्जा करने की पूरी प्लानिंग है, वो कामयाब हो। परंतु उत्तराखंड की जनता 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड पहुँचेगी, मूल निवासी परेड ग्राउंड पहुँचेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और उत्तराखंड की सरकार को बता देंगे कि मूल निवासी एक है, एकजुट हो गया है और अपना अधिकार लेके ही रहेगा। अच्छा, एक बात, अभी एक आंदोलन भी हुआ था परीक्षा में, जो धांधली हुई थी उसको लेकर के, जो बेरोजगार संघ ने किया था, उस दौरान पत्थरबाजी की घटना आई थी। या यूँ कह सकते हैं कि उस बड़े आंदोलन को जो सरकार के खिलाफ बन रहा था, आप इधर आइए, बन रहा था, माहौल बन रहा था, उस आंदोलन को ख़राब करने के लिए ये कह सकते हैं कि पत्थरबाजी हुई हो जी। तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, तो क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस तरह से जो है पूरा मैनेज किया जाएगा? क्या ऐसा लगता है कि आपकी रैली में भी कोई असामाजिक तत्व या ऐसे तत्व जो बदनाम करना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं, उनसे कैसे बचा जाएगा? देखिए, हमारे तो रैली में वॉलंटियर्स भी रहेंगे और देखिए, आप चीनी तो कर नहीं सकते, असामाजिक तत्व हर भीड़ में घुसते हैं। उत्तराखंड आंदोलन भी जब हो रहा था तो असामाजिक तत्व घुसे, तमाम तरह के सरकारें और सिस्टम पे ऐसा प्रपंच रचती है कि आंदोलन फेल हो, परंतु पूरी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश की कोई असामाजिक तत्व रैली में ना घुसे और कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि उत्तराखंड का समाज कभी आक्रामक समाज नहीं रहा है। कभी उत्तराखंड के समाज ऐसा नहीं हुआ है कि उसने आक्रामक तरीके से अपनी बात कही हो या हिंसात्मक तरीके से अपनी बात कही हो। इतना बड़ा उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो हिंसा कभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं हुई थी, हिंसा प्रशासन की तरफ से ही हुई थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, खटीमा गोली कांड हो या अन्य और भी जगह चीज़ें हों। ऐसी बेरोजगार संघ की जो रैली हुई थी, मैं भी उस समय 9 दिन मुझे भी जेल में मैं भी रहा था, तो हमें भी पता है कि इस तरह से असामाजिक तत्व घुसते हैं रैलियों में और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो पूरी सुनियोजित साजिश होती है। परंतु इस समय भी हमारी जो टीम रहेगी वो ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए लगी रहेगी और पूरी कोशिश की जाएगी कि इस तरह से असामाजिक तत्व कोई आए ना। आपका क्या नाम है? प्रमोद कला। क्या लगता है कि जो ये पूरी रैली का आयोजन हो रहा है, सरकार का या प्रशासन का दबाव देखने को मिल रहा है कि ये रैली मत करो या बात कर लो या ऐसा कर लो? देखिए, सरकार तो हमेशा दबाव डालेगी, सरकार क्यों चाहेगी कि आंदोलन हो। आज ज़रूरत यह है कि लोगों को भी ये समझना है कि मूल निवास है क्या। कल सरकार ने एक शासनादेश दिया है, एक झुंझुना दिया है, ये बोल दिया कि भाई मूल निवास को भी माना जाएगा। भाई क्या माना जाएगा, ये कहीं क्लेरिफाई नहीं किया। एक्चुअली मूल निवास है ये कि वो हमारे हक, हमारे संसाधनों पर हमारा हक हो, हमारी ग्रुप सी और डी पे हमारी नौकरियां हों, मूल निवास हुआ है। हम नहीं चाहते कि बाहर जो ये 40 लाख लोग बाहर से यहाँ पे आ गए और हमारी नौकरियों पे सारा डाका डाल दिया गया है। तो हम उस चीज़ को बचाने के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों को रोज़गार देने के लिए हम मूल निवास की बात कर रहे हैं। पहले ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, सरकार क्लियर करे कि मूल निवास 1950 दिया जाएगा और जब दिया जाएगा तो नौकरियों पर, संसाधनों पर हमारा हक हो। इससे पहले भी जो है नौकरी को लेकर जो है बवाल हुआ था, क्योंकि एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, राजस्थान में के जो नर्सिंग स्टाफ था उसकी भर्ती कर दी गई। श्रीनगर में अस्पताल है, वहाँ पर जो है राजस्थान का स्टाफ को भर दिया गया। तो क्या कुछ कहेंगे कि जो एक डाका डाला है, एक उम्मीद थी कि उत्तराखंड अलग होगा तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका जो है भविष्य वो बेहतर होगा, लेकिन अब क्या लगता है कि जो एक उम्मीद थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है? जी देखिए, मैं पहले तो ये साफ़ कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार से ये बाहरी व्यक्ति जो हम बोल रहे हैं वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बाहर से आया है।
सभी हम मानते हैं भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि कोई जो लोग भी आए हैं वो किसी न किसी प्रदेश के मूल निवासी हैं। हम चाहते हैं वो अपने प्रदेशों में भी जाकर मूल निवास की मांग करें। देखिए, सीमित संसाधन है और हम जानते हैं कि नौकरियां भी बड़ी सीमित होती हैं। हमारी एक टोटल पॉपुलेशन का 1% से कम हमारी पहाड़ियों की पॉपुलेशन है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में कम से कम ग्रुप सी, ग्रुप डी में जो व्यवस्था है उसमें कम से कम समूह ग और घ में यहाँ के मूल निवासियों को वरीयता मिले। हम ये चाहते हैं, स्थायी निवास है क्या? स्थायी निवास कुछ नहीं है। हर कोई जो है जिस भी प्रदेश का है वो मूल निवासी है। हम चाहते हैं, अब यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वो है वो सब बाहर से लोगों को लाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एम्स में जैसे आपने कहा राजस्थान से लोगों को भरा गया, ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने रखा जाता है और हमारे सामने है। तो ये इसी वजह से हम चाहते हैं, कोई भी बाहरी नहीं है, हम ये चाहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश का मूल निवासी है, उसे जाकर अपने प्रदेश में मूल निवास की मांग करनी चाहिए और उसी के आधार पर हम चाहते हैं आरक्षण व्यवस्था हो। 80% लोगों को यहाँ पर नौकरियों में रोज़गार मिले। यहाँ पर जितने भी लोग ठेकेदारी या ये कर रहे हैं वो पहाड़ियों को क्यों नहीं मिल सकती है? हमारा विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, हमारा बहुत कम एरिया प्लेन है, हमारा बहुत ज़्यादा एरिया पहाड़ी एरिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लग सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में उस तरह की व्यवस्थाएँ की जाएँ जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति के साथ पार बैठती हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर लोगों के रोज़गार की व्यवस्था की जाए। अगर आज रोज़गार यहाँ पर होगा तो आप देखेंगे दिल्ली और मुंबई में जो हमारे सब लोग बाहर जाकर बहुत दयनीय स्थिति में नौकरियाँ कर रहे हैं, वो वापस आकर अपनी जगह पर नौकरियाँ करेंगे। और अब देखिए, हज़ारों साल पहले लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक छेनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को काट कर वहाँ पर सड़कें बनाई थी, खेत बनाए थे। और आज जब राज्य की परिकल्पना इसी उस पर करी गई थी कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें नौकरियाँ मिले, उन्हें रोज़गार मिले, और आज जब वक्त आया है कि उन्हें नौकरियाँ मिल सकती हैं तो आप देखेंगे कि सब बाहर से। सबसे बड़ा जो मुद्दा आपने देखा है उत्तराखंड में स्वास्थ्य का, जी, इतनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है कि सड़कें नहीं हैं, अस्पताल ले जाने के लिए डोली में ले जाया जाता है, ठीक है, अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, NICU की व्यवस्था नहीं होती है। इस चीज़ पर जो है उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड की जो जनता है, सड़कों पर क्यों नहीं आती? देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को एक तरीके से नेशनल मुद्दों पर पेंट कर दिया गया है और अब जब हमें समस्याओं को बहुत ज़्यादा समस्या हमें झेलनी पड़ रही हैं तब हमें समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, बड़े अस्पताल देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी जैसी जगहों पे खोल देंगे तो ऊपर जो भी व्यक्ति है जो बीमार है उसे नीचे ही आना पड़ेगा और धीरे धीरे इन समस्याओं से जूझते हुए वो चाहता है एक ज़मीन का टुकड़ा उसे कहीं देहरादून, हल्द्वानी यहाँ पे मिल जाए। अगर सुविधा नहीं है, वहाँ स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूल है तो वहाँ पे टीचर नहीं आते, शराब पी कर आते हैं। जी, ये समस्याएं वहाँ पे इसी वजह से हैं कि वहाँ पर आपने जो है एक क्रम अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने वो सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है, जिससे पहाड़ के व्यक्ति प्लेन्स की तरफ भागे और फिर उसके बाद वो यहीं बस के रह जाए। और आप देखेंगे आने वाले समय में परिसीमन होगा, पहाड़ों को जितनी भी सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, प्लेन्स में सीटें बढ़ जाएंगी। ये हमेशा से एक डेमोग्राफिक चेंज का एक स्ट्रैटेजी रहती है। हम चाहते हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, कोई हमारे लिए बाहरी नहीं है, लेकिन मूल निवासी जो है उसको मूल निवास का एक सर्टिफिकेट मिले, वो यहाँ का मूल निवासी है और उस पर आरक्षण की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो और बाहर से जो लोग आए हैं वो भी अपने प्रदेशों में जाकर मूल निवास की मांग करें, हम उनका भी साथ देंगे।